के क्लास में स्वागत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं हमारा चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो इस चैप्टर का रिवीजन हम करेंगे बेटा। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, साथ साथ में उसमें थोड़े से जितने भी जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है उसको हम अच्छी तरह से जान लेंगे। और इसको जो है आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी इस चैप्टर में से ले सकते हैं। ओके। तो हमने सीखा था कि देर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। पानी के 3 स्टेट्स के बारे में हमने इस चैप्टर में सीखा है। जो पहला वाला स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट, जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वो है आइस, है ना। तो आइस जो है वो पानी का सॉलिड स्टेट है। दूसरा स्टेट जो है वो है लिक्विड, जो कि पानी है, वाटर है। तीसरा स्टेट गैसियस स्टेट है जो पानी का, और उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। तो ये तीनों स्टेट्स जो है, ये जिस तरह से हम लोग पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उस हिसाब से जो है ये पानी पानी को जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये कन्वर्ट कर देता है ना। तो हम क्या कहेंगे बेटा इसको? तो जो ये तीनों स्टेट्स है, वाटर चेंजेस स्टेट्स ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग। तो पानी जैसे जैसे गर्म होता है, जैसे जैसे ठंडा होता है, क्या होता है बेटा? पानी जो है अपने आप ही उसका स्टेट्स बदलता रहता है ना। जैसे कि हमने देखा कि जब आइस बनता है, आइस बनने के बाद यानी कि वो एक सॉलिड स्टेट में होता है, उसके बाद जब उसको गर्म किया जाता है या उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, तो वो बदल जाता है किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, यानी कि आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। और पानी को जब हम गर्म करते हैं या फिर बॉईल करते हैं, उसके बाद वो बदल जाता है उसके गैसियस स्टेट में। यानी कि वो पानी जो है जब बॉईल होता है, गर्म होता है, वो बन जाता है वाटर वेपर। तो वो उसका गैसियस स्टेट है। तो इस तरह से हम लोग जो है पानी को हीट करने पर या कूल करने पर जो है पानी का जो है अपना स्टेट जो है वो बदल जाता है। ओके बच्चों, चलिए अब हम देखने वाले हैं अगला क्या है। अगला जो है वो है, एक मिनट, गिव मी सम टाइम। तो इस तरह से पानी का जो स्टेट्स है वो बदलता रहता है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाता रहता है। अब देखो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग क्या होता है। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, देखो मेल्टिंग फ्रीजिंग क्या है, दोनों अलग अलग टर्म्स है, ये दोनों एक नहीं है। ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्शन होता है, सॉलिड में यानी कि आइस है आपका, ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, एक मिनट। ये जैसे कि आइस है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आइस। तो आइस जो है वो पानी का सॉलिड स्टेट है। उस सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में वो बदलता है तो वो मेल्टिंग, यानी कि आइस जब मेल्ट होता है ना, तो वो कौन से डिग्री में होता है, कौन से डिग्री सेल्सियस में होता है आइस बेटा? जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वो यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें कि लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। और मेल्टिंग क्या है बेटा? सॉलिड जब, आइस जब वाटर होता है, आइस जब पानी बनता है, ठीक है, यानी कि आइस जो है, जो सॉलिड स्टेट है, वो लिक्विड स्टेट में जब बदलता है तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। अब फ्रीजिंग में क्या होता है बच्चों, बताइए? फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड जो है, पानी यानी कि वाटर जो है, वो कन्वर्ट होता है किसमें? आइस में, यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, है ना। तो टेम्परेचर चेंज कॉजेस स्टेट चेंज। जो तो जैसे जैसे टेम्परेचर का बदलाव आता है उसी तरह से क्या होता है बेटा? उसी तरह से जो स्टेट्स है उसमें भी वेरिएशंस आते हैं। अगला जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, जो जिसको पढ़ना है वो है इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। तो इवापोरेशन क्या है? इट्स अ स्लो प्रोसेस एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर में क्या होता है, हमेशा हमें पता है इवापोरेशन जो है वो चलता रहता है, ठीक है, वो चाहे कोई भी टेम्परेचर हो। अब बॉइलिंग क्या है बच्चों? बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। और हम जानते हैं इसको हम कहते हैं, वो जो टेम्परेचर जिसमें पानी बॉईल होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। हमने पिछले चैप्टर में जब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था तो उसमें हमें पता है
बॉइलिंग पॉइंट हम किस पॉइंट को कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, है ना। पानी जब बॉइल करता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है बच्चों? उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सो बोथ लिक्विड, सॉरी, बोथ चेंज, यानी कि जो इवापोरेशन है और जो बॉइलिंग है, सो बोथ दीज टू प्रोसेसेस चेंज लिक्विड इनटू गैस, है ना। इवापोरेशन होता है तो भी क्या होता है? लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में बदलता है। जब बॉइलिंग होता है तभी भी हम देखते हैं कि लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में बदल रहा है। अगला जो टर्म है वो है कंडेंसेशन, है ना। तो कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा? गैस चेंजेस इनटू लिक्विड व्हेन कूल्ड। तो गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है जब उसको ठंडा किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कोल्ड आई ग्लास, है ना। तो जैसे कि आप ठंडे पानी को आप फ्रीजर से जैसे ही निकालते हो, थोड़ी देर आप बाहर रखो, तो देखते हो उसके ऊपर क्या देखते हो बेटा? आप उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हो, है ना। तो उसमें जो है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स आप बाहर की तरफ देखते हो, वो क्या हो रहा है? जब गैशियस जो गैस स्टेट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में बदलता है, जब वो कूल किया जाता है, जब उसको कूल किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम कंडेंसेशन, ठीक है। और ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें बता सकते हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वाटर साइकिल में, है ना। तो हमें जब इस चैप्टर को पढ़ाया गया था, जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने सीखा था कि पानी जो है, वाटर जो है, वो नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर है ना। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजर। तो वाटर, इट इज कॉमन नॉलेज दैट वाटर इज इंपॉर्टेंट ऑन आवर अर्थ, एंड विदाउट वाटर लाइफ एज वी नो इट वुड सीज टू एग्जिस्ट, है ना। तो जैसे जैसे अगर हम पानी की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो हम जरूर ही इस दुनिया से, इस जो भूमि है, जो अर्थ है, इसमें हम नहीं रह पाएंगे। सो अर्थ हैज एन abundant reservoir of water covering 3/4 of its surface. Fresh water is a mere of 2.6% of total water. तो हमें पता है बेटा, हमारी जो भूमि है, हमारा जो अर्थ है, वो चारों तरफ से, हर तरफ पानी ही पानी है ना। हम बोलते हैं ना कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, बोलते हैं ना। तो वही सच्ची होने वाला है हमारे साथ भी। तो हमारी जो भूमि है, हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ जो है, उस अर्थ में उसके 3/4 जो है वो किससे कवर है? कवर्ड है बेटा, पानी से कवर्ड है ना। 3/4 पोर्शन ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। लेकिन इसमें फ्रेश वाटर कितना है? फ्रेश वाटर जो है 2.6% ही है, जिसे हम पी सकते हैं, जिसको हम कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और कार्य के लिए, हमारे कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ कितना है बच्चों? वो देखिए आप जरा, 2.6% ही है। तो हमने क्या करना है? पानी को जो है हमने क्या करना है? कंजर्व करना है। कंजर्व करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो conservation of water is very essential because very less water is there as fresh water, है ना। तो water is said to be a renewable resource, but the rate at which humans and animals are using water, fresh water might be a scarce source in the recent future. तो पानी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पानी को हम कैसे रिसोर्स बोलते हैं? कैसा रिसोर्स बोलते हैं हम पानी को? बिल्कुल सही कहा आपने, पानी को बोलते हैं कैसा रिसोर्स? वेरी गुड, वी कॉल इट एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो एक बार खत्म हो जाए फिर से हमें मिलता रहता है ना। बट the rate at which we people, we humans and animals are using water, especially we humans, है ना, हम humans जो पानी का यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है बेटा? जो फ्रेश वाटर है, जो पानी है हमारे पास, जो फ्रेश वाटर है, वो आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है? वो बिल्कुल ही स्कैर्स होने वाला है, वो नहीं टिकेगा। और हमें पता भी नहीं कि ये भूमि कहाँ तक इस तरह से चलेगी, है ना। तो इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है हमारे फ्यूचर में। ओके,
Now we know that our body is also made up of 70% of water. हमारा जो बॉडी है उसका 70% भाग जो है वो किससे बना हुआ है? पानी से ही बना हुआ है. And we use water for a number of reasons, from cooking and cleaning and of course for drinking, है ना? तो हम पानी पीने के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, इन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? पानी का ही उपयोग करते हैं. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ? हम अपने डेली लाइफ में पानी का उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? ये तो आप बहुत ही छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो. सबसे पहली बात तो है हमें पीने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, है ना? तो वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हाइड्रेटेड एंड हेल्दी. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हाइड्रेटेड? आपके शरीर में जब तक पानी की मात्रा जो है वो सही प्रकार से नहीं है तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो. आपका शरीर, आपके सेल्स वगैरह सूखने लगते हैं, आपके शरीर के ऑर्गन्स जो है वो सही प्रकार से काम नहीं करते हैं और हम हेल्दी नहीं रहते हैं. जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ही हेल्दी नहीं है तो हम कहते हैं एंटायर बॉडी जो है अनहेल्दी. तो सबसे इंपॉर्टेंटली हमें चाहिए पीने के लिए पानी, है ना? ड्रिंकिंग, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. और दूसरा पर्पस किस लिए बेटा? हम कुकिंग के लिए, जो हम खाना वगैरह पकाते हैं उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए. सो वाटर इज यूज फॉर मेकिंग मील्स एंड ड्रिंक्स, है ना? जो ड्रिंक्स बनाते हैं हम लोग, चाय, कॉफी, या फिर हम जूसेस बनाते हैं, तो इन सभी के लिए हमें क्या चाहिए? सबके लिए पानी चाहिए. जितने भी आपके घर में खाना बनता है, आप कुछ भी बनाओ, राइस बनाओ या फिर चपातीस बनाओ या फिर कोई और मील्स बनाओ, उन सभी के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना? एंड फॉर बाथिंग पर्पस, है ना? तो जो लोग अपने आप को हाइजीनिक रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, वो क्या करते हैं? वो बात करते हैं, वो नहाते हैं. सो वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन यानी कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा? हमें पानी की आवश्यकता होती है. एंड फॉर वॉशिंग पर्पस, सो वाटर क्लीन्स क्लोथ्स, डिशेस एंड हाउस होल्ड आइटम्स. सो वाटर हेल्प्स क्लीन डिफरेंट सर्फेसेस एट इन द होम, है ना? हमारे घरों में हम हर जगह पोछा मारते हैं, क्लीन करते हैं, और डर्ट्स को रिमूव करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपने बर्तनों को धोने के लिए, इन सभी के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है. अब देखो बेटा, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी हमें पानी चाहिए, जिसमें कि हम इरिगेशन करते हैं, है ना? क्रॉप्स का इरिगेशन करते हैं. सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, क्रॉप्स को बड़ा करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने में, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, इन सभी में हमें पानी की आवश्यकता होती है. अब एग्रीकल्चर यूजेस के लिए ही नहीं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी हमें वाटर चाहिए. सो वाटर इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग. तो कई चीजें बनाने के लिए, कई चीजों का निर्माण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा? पानी की आवश्यकता होती है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर एंड यूज इट वाइसली. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पानी का सही उपयोग करें, उसको बहुत अच्छे तरह से वाइसली हम लोग उसको यूज करें, क्योंकि वाटर इज वैल्यूबल. पानी क्या है बेटा? वैल्यूबल है. एंड वी शुड ऑल्सो एनकरेज अदर्स टू यूज इट केयरफुली एंड वाइजली. तो बाकी लोगों को भी हमें क्या करना चाहिए बेटा? बाकी लोगों को भी हमें बताना चाहिए. हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, या फिर हमारे आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, उन सभी को हमें क्या करना है? उनका अवेयर करना चाहिए हमें, है ना? क्या बोलना चाहिए हमें? कि पानी का आप यूज करो, लेकिन आप वाइसली उसका यूज करो, बिकॉज वाटर इज वेरी वैल्यूबल एंड प्रेशियस, है ना? तो पानी का सही उपयोग. देखो अभी से गर्मी शुरू हो गई है और अभी आपको पता है हमारे पानी का जो लेवल है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. जो वाटर लेवल्स हैं वो सब कम होते जा रहे हैं, है ना? तो पानी का को जो है उसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत बहुत जरूरी हो गया है बेटा. तो सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ, तो जितने भी जीव जंतु हैं भूमि में, उन सभी को जीने के लिए वाटर इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उन सभी को, जैसे कि हम मनुष्य है, जीव जंतु है, प्लांट्स हैं, उन सभी को क्या चाहिए? वाटर चाहिए. सो वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ, है ना? पहला पॉइंट वो.
तो प्लांट लाइफ की हमने बात की, तो प्लांट लाइफ की बात करेंगे तो क्या है बेटा, जब से एक सीड जो है सॉ करते हैं, उसके बाद वो सीडलिंग बनता है, उसके बाद वो प्लांट बनता है, उसके बाद वो ट्री बनता है, इन सभी में उसको किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है. सो प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड थ्राइव, एब्सॉर्बिंग इट फ्रॉम द सॉइल. तो पानी को मिट्टी में से खींच के निकालते हैं कौन, जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स, है ना. देन फॉर मराइन लाइफ, मराइन लाइफ बोलिए या फिर एक्वाटिक लाइफ बोलिए, तो पानी में जो जीव रहते हैं, है ना, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स या मराइन ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम बोलते हैं, वाटर इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर मराइन लाइफ, ठीक है, या फिर एक्वाटिक लाइफ, प्रोवाइडिंग देम विद अ प्लेस टू लिव एंड द ऑक्सीजन दे नीड टू सर्वाइव. सो बेटा वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं, द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स और द वाटर ऑर्गेनिजम्स, दे टेक देयर ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. कैसे, वो पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है. तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से ही वे लोग क्या करते हैं, अपने रेस्पिरेशन पर्पस के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है. सो वाटर इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर मराइन लाइफ, प्रोवाइडिंग देम विद अ प्लेस टू लिव एंड ऑल्सो ऑक्सीजन दे नीड टू सर्वाइव. अब पानी की जब हम बात करते हैं तो पानी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, वाटर इज अ क्लियर लिक्विड दैट वी ड्रिंक एवरी डे. जो हम जोर लोग जो है दिन भर जो पानी पीते हैं, वो कैसा लिक्विड होता है, इट्स अ क्लियर लिक्विड, है ना, फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज. तो ऐसे पानी को ही हम पी सकते हैं. एंड इट कवर्स, एज आई टोल्ड यू, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ and is important for all living things to stay healthy and alive. और हमारे बॉडी की जब हमने बात की, आई टोल्ड यू दैट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर. Our body need water to work properly, like helping us to digest food and stay cool, hydrated. तो जितने भी हमारे बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग होना, तो उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है. And plants, animals, and humans all need water to survive. Without water, life on earth wouldn't be possible. तो हमारे भूमि में अगर जीना है, अगर जीवन है, तो वो कैसे पॉसिबल है बेटा, पानी से ही पॉसिबल है. तो पानी के बिना यहाँ पर कोई भी जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है. तो हम बात कर रहे थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक बदलने की, है ना, यानी कि पानी की जो 3 स्टेट्स हैं, इन तीनों स्टेट्स में जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक वो बदलता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल है, रहता है. तो हमने जब आपको ये लेसन पढ़ाया था, तो हमने एक एक्टिविटी आपको बताई थी कि जब हम एक कप में थोड़े से आइस क्यूब डालते हैं, उसको एक टेबल पे रखते हैं, एंड देन वी ऑब्जर्व, जब उसको ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, है ना. आइस जो है वो किस में कन्वर्टेड हो जाता है बेटा, वो मेल्ट होकर वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो हमने आपको बताया जब आइस बनता है, जो सॉलिड स्टेट में आइस होता है, तो वो किस स्टेट में होता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है. फिर वो क्या कैसे हो जाता है बेटा, वो फिर सेमी लिक्विड स्टेट या सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है, उसके बाद वो लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है. तो उस उस ऑब्जर्वेशन में आपने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा कि पानी जो है और आइस जो है, क्या वो दोनों सेम सब्सटेंसेस है ना. हमने सीखा है, यस, आइस एंड वाटर आर द 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, यानी कि ये दोनों जो है एक ही सब्सटेंस के 2 फॉर्म्स है, एंड दीज फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेट्स. तभी तो हम क्या कहते हैं बच्चों, तभी हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर, है ना. पानी की 3 अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर. क्या क्या स्टेट्स देखे हमने, क्या क्या सीखा था हमने इस चैप्टर में, इसमें हमने सीखा था कि पानी का 3 स्टेट्स हमने सीखे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना. तो ये तीनों स्टेट हमने पढ़े हैं और सीखे हैं. बस हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसको रिवाइज कर रहे हैं, है ना. सो
Ice and water are the two forms of the same substance, and these forms are also called states. And these different states of water show many differences in their behavior, है ना? तो तीनों states जो है, जो बल्कि जबकि ये तीनों states एक ही form, एक these forms are of the same substance, even though they show many other properties or different behaviors or different properties. Water flows, but ice does not. Water splashes, but ice does not. है ना? तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो कि हम कह सकते हैं कि पानी का अलग प्रॉपर्टी है, आइस की अलग प्रॉपर्टी है, या फिर हम क्या क्या कह सकते हैं बेटा, जो गैसियस स्टेट है, वाटर वेपर है, उसका भी अलग स्टेट है ना? अलग स्टेट यानी अलग प्रॉपर्टी है उसकी। ओके, फिर इसके बाद हमने बात की थी इवापोरेशन की। तो इवापोरेशन क्या प्रोसेस है? तो मेल्टिंग हमें पता है क्या है, फ्रीजिंग क्या है ये भी हमें पता है ना? तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम एक हॉट पैन के ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, क्या होता है वहां पर? यस, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, एंड स्टीम इज एक्चुअली वाटर। स्टीम क्या है? वो वाटर वेपर होता है, एंड सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। इसमें से क्या होता है, कुछ जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हमें दिखाई देता है। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, पानी का उसके वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना या फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। तो पानी का कन्वर्जन वेपर स्टेट में, उसको हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो इवापोरेशन प्रोसेस है ना बेटा, ये हमेशा हर टेम्परेचर में कंटिन्यूअसली होता रहता है। सो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट रूम टेम्परेचर। लाइक अब देखो यहाँ पर ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, जब आप कपड़ों को बाहर डालते हो, गीले कपड़ों को, कुछ देर बाद क्या होता है बेटा, वो कपड़े जो है सूख जाते हैं, है ना? तो उसका पानी कहाँ चला जाता है? वो वेपर के रूप में ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जब आप सनलाइट के नीचे, जब गर्मी होती है या फिर गर्मी नहीं होती है, तब भी आपके कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन इवापोरेशन हर टाइम चलता रहता है। तो ये एक एग्जाम्पल है इवापोरेशन का, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। ठीक है, मॉप्ड फ्लोर, आप जो है पोछा लगाओ आपके घर में, आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है। जब आप फैन ऑन करते हो तो बहुत जल्दी सूख जाता है, नहीं तो भी वो सूख जाता है, टाइम लग जाता है तब, लेकिन तब भी वो सूखता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका बेटा? इवापोरेशन का एक एग्जाम्पल है ना? देन स्वेट ऑन आवर बॉडी, जब हम बहुत सारा काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या आता है? स्वेट आता है। और थोड़ी देर बाद आप देखते हो, वो जब आप रेस्ट करते हो तो थोड़ी देर बाद वो स्वेट जो है आपके शरीर से सूख जाता है। तो ये भी एक कारण है किसका? इवापोरेशन का, है ना? तो हैंड सैनिटाइजर्स हमने यूज किया है, हैंड सैनिटाइजर्स हम यूज करते हैं, इट डिसअपियर्स एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स। व्हाट हैपेंस टू इट? आपने सोचा है ये? हमने इसका जवाब भी आपको दिया है कि जब भी हम सैनिटाइजर्स को हम अपने हाथों में लगाते हैं, थोड़ी देर बाद वो सूख जाते हैं, क्योंकि वो इवापोरेट हो जाते हैं, है ना? तो ये है इवापोरेशन। क्या प्रोसेस है आपको पता लग गया? पानी का उसके गैसियस स्टेट में बदलना, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। तो इवापोरेशन से एक और बात याद आ गई कि जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर जो होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना? तो समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है? उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जो पानी में घुला हुआ होता है। तो हमें पता है, हम लोग जो कॉमन सॉल्ट लेते हैं, हम जो अपने भोजन में, फूड में यूज करते हैं, अ, जो उसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, है ना? To obtain salt, the sea water is kept in shallow pits and exposed to sunlight and air. क्या किया जाता है? उसमें से सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? सी वाटर को क्या करते हैं? शैलो पिट्स में भर के रखते हैं,
और उसको एक्सपोज किया जाता है कुछ दिनों के लिए, कहाँ, सनलाइट के और एयर के प्रेजेंस में। नाउ इन अ फ्यू डेज क्या होता है, द वाटर ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इवापोरेट्स, जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है कंप्लीटली। जब इवापोरेट होता है, इट लिव्स बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। तो पीछे क्या छोड़ता है बेटा, एक सॉलिड मिक्सचर छोड़ता है, यानी कि सॉलिड नीचे रह जाता है, यानी कि जो आपने जो शैलो पिट्स वगैरह बनाए हैं वहां पर वो सॉलिड मिक्सचर रह जाता है, और जो सी वाटर है वो कंप्लीटली इवापोरेट हो जाता है। नाउ द कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो बेटा हम जो सॉल्ट यूज करते हैं वो प्यूरिफाइड सॉल्ट होता है, उसमें गंदगी वगैरह नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि उसको फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है। और कई कई सॉल्ट में तो उसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें कि हम आयोडीन वगैरह को का जो है मिक्सचर बनाते हैं उसका, और उसको जो है मार्केट में बेचते हैं, है ना। तो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, उसको और प्यूरिफाई किया जाता है। तो इवापोरेशन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर। तो इवापोरेशन क्या है बेटा, एक लिक्विड को उसके वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना, एंड इट इज यूजफुल फॉर सेपरेटिंग अ सॉलिड दैट इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड। तो ये जो प्रोसेस है इसको कैसे किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, एक पानी में या एक लिक्विड में कोई डिजॉल्व्ड सॉलिड है, जैसे कि सॉल्ट है या शुगर है, उसको हम ऑब्टेन करने के लिए इस प्रोसेस का उपयोग हम कर सकते हैं। जरा करके देखें हम लोग, क्या ये पॉसिबल है, जरा देख लेते हैं। चलिए इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा सिमुलेशन है, इसको भी जरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। इसमें क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन। क्या है इसमें, सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बना, जब हमने पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व किया, है ना। सॉल्ट क्या है, वो सॉल्युबल है, तो पानी में वो डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास है एक बर्नर, और यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड है। हम क्या करने वाले हैं, इस पानी के बीकर को जिसमें सॉल्ट सोल्यूशन है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, ठीक है। रख दिया आपने, ओके। अब क्या करने वाले हैं हम लोग इस बर्नर को जला देंगे, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे जैसे ये पानी बॉईल होगा, ये पानी जो है, लिक्विड जो है इसमें, वो इवापोरेट होता जाएगा, ठीक है। वो उसके गैसियस स्टेट में बदलता जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, है ना। इस बीकर के अंदर की तरफ कुछ वाइट वाइट क्रिस्टल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये क्रिस्टल्स क्या है बच्चों, ये जो है ये सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप शुगर को भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप लोग, शुगर को डिसॉल्व कीजिए पानी में, और आप इस तरह से हीट करेंगे तो क्या होगा, जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा, और बाकी पीछे क्या रह जाएगा, उसमें शुगर बच जाएगा। तो इस तरह से किसी भी डिसॉल्व्ड जो है लिक्विड में, यानी कि कोई भी डिसॉल्व सॉलिड जो है, वो इवापोरेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमने फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सीखा, है ना। फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है, और इवापोरेशन क्या है, ये सब हमने क्या किया है, सीख लिया है आज, ठीक है। तो ये तीनों स्टेज हमने देख लिए। अब इवापोरेशन का एक और इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। तो इवापोरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम किसी मटके में पानी रखते हैं, पानी जो अर्तन पॉट्स होते हैं उसमें जब पानी रखते हैं, थोड़ी देर बाद हम जब उस पानी को पीते हैं, तो हमें क्या फील होता है बेटा, बहुत ही ठंडा महसूस होता है ना, है कि नहीं। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द वाटर सीप्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द earthen pot and it evaporates, वो इवापोरेट हो जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर एयर पास होती है, तो वो पानी जो है क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो
आपने कभी सोचा है, जब लड़कियां वगैरह जो ये करते हैं ना, अपनी नेल पॉलिश वगैरह डालते हैं या फिर नेल रिमूवर्स वगैरह यूज करते हैं, तो वो लोग जब उसको अपने हाथों में या फिर आप उंगलियों में डालते हैं तो बहुत ही ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो थोड़ी देर बाद वो इवापोरेट हो जाता है और वो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देता है ना। और जब आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो गर्मियों में, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको क्या होता है, जब आप आकर बैठते हो तो आपका शरीर जो है आपको ठंडा महसूस होता है ना। तो इस तरह से जो स्वेटिंग वगैरह होती है वो हमारे टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में सहायता करता है। तो ये सभी क्या है बेटा, ये सब कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, तो आज हमने ये सब सीखा है। अगली क्लास में थोड़ी और बातें हम करेंगे, इस चैप्टर में से कंडेंसेशन और वाटर साइकिल के बारे में रिवाइज करेंगे। तो तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज की विद्या शक्ति के गणित क्लास में सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? का वीकेंड कैसा गया? आई होप सभी ने जो है अपना संडे जो है अच्छे से गुजारा है और आज अपने